तो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ रॉकस्टी द बैक और ब्लैक बियर्ड के बारे में, क्योंकि वन पीस के रीसेंट चैप्टर्स में हमें पता चल गया है कि रॉकस्टी द बैक इज़ द एक्चुअल फादर ऑफ ब्लैक बियर्ड। तो आज मैं ट्राई करने वाला हूँ ब्लैक बियर्ड और रॉकस्टी द बैक के बारे में बात करने का, और मैं ट्राई भी करने वाला हूँ जो सारी मिस्ट्रीज है ब्लैक बियर्ड के अराउंड उन्हें भी थोड़ी सी सॉल्व करने का। ज़बैक और ब्लैक बियर्ड के बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा एस और ब्लैक बियर्ड के बारे में। मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बता दिया था कि से एस और ब्लैक बियर्ड दोनों ही वाइट बियर्ड की क्रू के पार्ट थे और दोनों ही वाइट बियर्ड के सन भी थे। बट ब्लैक बियर्ड और एस में बस वही एक सिमिलैरिटी नहीं है, ब्लैक बियर्ड और एस दोनों में एक और सिमिलैरिटी भी है कि दोनों ने अपने मदर का नेम लिया है। हमें पता है कि एस का नाम था पोर्टगास डी एस और उसके मदर का नाम था पोर्टगास डी रूज। ऑब्वियसली सिमिलरली ब्लैक बियर्ड का असली नाम है मार्शल डी टीच और ऑब्वियसली उसके मदर का नाम भी होगा कुछ मार्शल डी समथिंग, वी डोंट नो अबाउट दैट। हमें पता है कि एस ने अपने मदर का नाम लिया था क्योंकि वो अपने फादर को हेट करता था या फिर पसंद नहीं करता था उतना ज़्यादा, इसलिए उसने अपना मदर का नाम लिया था। लेकिन मुझे नहीं लगता ये सेम केस है ब्लैक बियर्ड के लिए। मुझे लगता है कि ब्लैक बियर्ड ने अपने मदर का नाम लिया था खुद को छुपाए रख के और वाइट बियर्ड को डिसीव करके उसके क्रू में ज्वाइन होने के लिए, और मे बी वर्ल्ड गवर्नमेंट को डिसीव करने के लिए ताकि वो उनसे बचा रहे। क्योंकि ऑब्वियसली अगर उन लोग को पता चल जाएगा कि ये रॉकस्टी द बैक का सन है तो उसे अकेला तो नहीं छोड़ेंगे ये लोग। पर मुझे नहीं लगता अगर उसने वर्ल्ड गवर्नमेंट से छुपाने के लिए किया था तो वो काम किया। मैं बताऊंगा आपको वीडियो में आगे कि मेरे को ऐसा क्यों लगता है। बट उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा रॉकस्टी द बैक के रेवरी में होने के बारे में, क्योंकि हमें अभी तक बताया नहीं गया कि रॉकस्टी द बैक एक्चुअली में रेवरी में कर क्या रहा था। आई मीन क्या वो रेवोल्यूशनरी आर्मी जैसे अभी रीसेंट रेवरी में छुप के घुसे तो वैसे घुसा था, या फिर हो शायद किसी किंग के साथ गया हो जो वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ एफिलिएटेड हो और उसके साथ वो रेवरी में गया हो, या फिर सबसे क्रेजी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो एक किंग हो एक किंगडम का जो वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ एफिलिएटेड था। मेरे हिसाब से यही तीन पॉसिबिलिटीज़ है जो कि सेंस बनाती है रॉक्स के रेवरी में होने के बारे में। लेकिन अगर हम बोले कि रॉक्स एक्चुअली में किंग था, एक वर्ल्ड गवर्नमेंट एफिलिएटेड किंग, तो वो एक्चुअली में एक्सप्लेन करेगा ब्लैक बियर्ड के ऑब्सेशन को एक किंग बनने के बारे में और एक किंगडम फॉर्म करने के बारे में जो वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ एफिलिएटेड हो, जो कि हमने उसे बोलते हुए देखा है कि हमने उसे वन पीस के सीरीज़ में देखा है कुछ चीज़ें करते हुए वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ एक डील करने के लिए ताकि वो वर्ल्ड गवर्नमेंट एफिलिएटेड किंग बन जाए। और अगर ऐसा है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के जैसे रॉक्स का किंगडम उसके हाथ से चला गया, क्योंकि ऑब्वियसली उसने रेड एडमिरल मार दिया तो उसके बाद वो एक मोस्ट वांटेड मैन बन गया तो उसके किंगडम को हड़प लिया गया होगा, तो ऑब्वियसली मे बी शायद ब्लैक बियर्ड को बस अपना किंगडम वापस चाहिए या फिर उसे चाहिए बस अपना किंगडम वापस। मे बी ऐसा हो सकता है कि ब्लैक बियर्ड ने जो किंगडम खो दिया था वो उसे वापस लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक और चीज़ है, अभी जब रिसेंट में हमने एगहेड आइलैंड में देखा था जिसके बारे में या तो बहुत सारे लोग भूल गए हैं, लेकिन जब हमें वो दिखाया गया था बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी थे उसके बारे में कि एगहेड आइलैंड में हमें एक सीन दिखाया गया था जहाँ पे हमने देखा था कैटरीना डेवान जो कि ब्लैक बियर्ड की क्रू के पार्ट है, वो जाती है सैटर्न के पास उसको छूने के लिए ताकि उससे उसके पावर्स मिल सके। हमें नहीं पता कि वो पावर्स वो किसके लिए यूज़ करने वाली है, पर जब वो सैटर्न से बात करती है वो कहती है कि ब्लैक बियर्ड इज स्पेशल और मार्शल डी टीच इज स्पेशल, और उसी टाइम पे सैटर्न भी कहता है कि एज इज हिज लिनियज। तो इसका मतलब है कि मोस्ट प्रोबेबली वर्ल्ड गवर्नमेंट और 5 एल्डर्स को ब्लैक बियर्ड के रॉक्स के सन होने के बारे में पता था, और इसलिए मैंने आपको वीडियो में पहले बोला कि अगर ब्लैक बियर्ड ने अपना नाम अपने मदर्स के नेम पे रखा था वर्ल्ड गवर्नमेंट को रिसीव करने के लिए तो वो शायद काम ही नहीं किया होगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये सब जानने के बाद भी 5 एल्डर्स ने ऐसा क्यों डिसाइड किया कि वो ब्लैक बियर्ड को वन ऑफ द 7 वॉरलॉर्ड्स बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है उसके बाद क्या हुआ और इसलिए वो उनकी बहुत बड़ी गलती भी थी। एक और चीज़ है कि अभी वन पीस में हमें रिसेंटली क्लोन्स के बारे में बताया गया। हमें पता है कि बकिंगम स्टूसी जो कि पार्ट थी रॉक्स के क्रू का, उसका एक क्लोन है वेगापैंक के पास। तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि एक्चुअली में ब्लैक बियर्ड रॉक्स का बेटा असली में ना हो के एक्चुअली में उसका क्लोन हो? ये पॉसिबल है लेकिन मुझे लगता नहीं है। मैं ये नहीं मानता कि ब्लैक बियर्ड एक क्लोन है, लेकिन फिर भी मैं इस पॉसिबिलिटीज़ को कभी अभी लेट गो नहीं कर पाऊंगा कि एक क्लोन पॉसिबल है वन पीस में, क्योंकि हमें
बता दिया गया है कि वन पीस में क्लोन्स एक्चुअली में पॉसिबल है। और अगर हमें बता दिया गया है क्लोन्स पॉसिबल, तो ये पॉसिबिलिटीज़ को लेट गो करना कि कोई भी कैरेक्टर जो हम देख रहे हैं वो एक्चुअली में किसी का क्लोन हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। तो वो एक क्लोन नाम का पॉसिबिलिटी हमेशा मेरे दिमाग में रहेगा ही। लेकिन अगर ब्लैकबियर्ड ज़बेक का एक क्लोन है तो वो शायद एक्सप्लेन कर सकता है कुछ चीज़ें जो हमने ब्लैकबियर्ड के बारे में सुनी है जो कि अजीब है। जैसे कि हमें बगी ने बताया था कि ब्लैकबियर्ड एक्चुअली में रात को सोता नहीं है, या फिर ब्लैकबियर्ड को सोने की ज़रूरत नहीं है, तो वो एक्सप्लेन कर सकता है शायद वो क्लोन हो। या फिर जो एबिलिटी है ब्लैकबियर्ड के पास 2 डेविल फ्रूट पावर्स यूज़ करने की, वो भी शायद उसके क्लोन होने की वजह से ही हो। और हमें पता है ऑब्वियसली बहुत सारी थ्योरीज भी है ब्लैकबियर्ड के बारे में कि मे बी शायद हो एक्चुअली में 3 डिफरेंट पर्सन हो वन पीस में। एक थ्योरी है कि शायद ब्लैकबियर्ड एक्चुअली में ज़बेक के 3 क्लोन हो जो कि हमेशा प्लेसेस स्वैप करते रहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये सच है, क्योंकि ऑब्वियसली हमने ब्लैकबियर्ड को एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली 2 डेविल फ्रूट पावर्स यूज़ करते हुए देखा है। तो हो सकता है हाँ, एक और थ्योरी भी है कि उसके पास 3 पर्सनैलिटीज़ है, वो भी हो सकता है, पता नहीं। बट अगर हम उन सब थ्योरीज़ को छोड़ भी दे तो भी अगर ब्लैकबियर्ड एक्चुअली में रॉक्स का बायोलॉजिकल सन भी है, तो भी वो एक्सप्लेन नहीं करता ब्लैकबियर्ड के सारे स्ट्रेन चीज़ें जो उसकी बॉडी में हमने देखे हैं कि उसके सोने की ज़रूरत नहीं है, वो 2 डेविल फ्रूट पावर्स यूज़ कर सकता है। और ऐसा हो सकता है कि शायद इशिरो ओडा ट्राई करें कि वो ब्लैकबियर्ड को एक्चुअली में एक नए रेस का पार्ट बनाएं, जिसमें शायद उन रेस के लोगों के पास ये पावर्स हो या फिर ये एबिलिटीज़ हो। इसका मतलब रॉक्स और ब्लैकबियर्ड दोनों के पास ये एबिलिटीज़ हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने आगे आने के बाद सीरीज़ में और इतने सारे रेसेस के बारे में बताने के बाद ओडा एक नए रेस को इंट्रोड्यूस करेंगे बस ब्लैकबियर्ड और ज़बेक के लिए। मतलब मुझे फ़िलहाल तो नहीं लगता कि ओडा ऐसा करने वाला है, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि ओडा शायद ब्लैकबियर्ड को इसीलिए बस स्पेशल बना रहे हों कि वो रॉक्सडी ज़बेक का सन है। और मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि ओडा शायद ऐसा कैसे कर सकते हैं। हमें पता है कि वन पीस के वर्ल्ड में ब्लैकबियर्ड के बारे में लोगों को जो सबसे स्ट्रेंज चीज़ लगती है कि वो 2 डेविल फ्रूट पावर्स यूज़ कर सकता है। अभी हमें पहले से पता नहीं था एगहेड से पहले कि डेविल फ्रूट्स फॉर्म कैसे होते हैं। उससे पहले हमें बताया गया था कि जो भी इंसान 2 डेविल फ्रूट खाएगा वो मर जाएगा, क्योंकि हमें एनिस में बताया गया था कि जो डेविल फ्रूट्स हैं उनके अंदर एक्चुअल डेविल्स होते हैं जो हमें पावर्स देते हैं। और जब कोई इंसान 2 डेविल फ्रूट्स खाता है तो उसके अंदर जो डेविल्स होते हैं 2 डेविल्स हो जाते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं, तो वो इंसान मर जाता है। बट अभी हमें पता है कि वो सब सारी फालतू की चीज़ें और वो एक्चुअली में सच नहीं है। एगहेड आइलैंड में हमें डेविल फ्रूट का एक्चुअल सच्चाई बता दी गई। हमें बता दिया कि डेविल फ्रूट कैसे फॉर्म होते हैं, और वो है कि डेविल फ्रूट्स एक्चुअली में पॉसिबिलिटीज़ है ह्यूमंस के इवोल्यूशन के लिए, और डेविल फ्रूट्स फॉर्म होते हैं ह्यूमंस के डिज़ायर्स से। तो डेविल फ्रूट्स एक्चुअली में एक पर्सन के डिज़ायर से फॉर्म होते हैं, ताकि अगर एक पर्सन को एक पावर का डिज़ायर्स है तो उस डिज़ायर से वो डेविल फ्रूट फॉर्म होता है। इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा अननेचुरल है, और इसी कारण से जो सी है द मदर ऑफ ऑल नेचर, वो डेविल फ्रूट यूज़र को हेट करता है। और उन्होंने डेविल फ्रूट यूज़र्स को एक पनिशमेंट दिया कि वो कभी स्विम नहीं कर पाएंगे डेविल फ्रूट खाने के बाद। एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर डेविल फ्रूट्स ह्यूमंस के डिज़ायर से फॉर्म होता है तो शायद वो उन ह्यूमंस के डिज़ायर से फॉर्म हुए होंगे जो 800 ईयर्स पहले या फिर वॉइड सेंचुरी के पहले इन वन पीस के वर्ल्ड में रहते होंगे, इन एंशिएंट किंगडम में रहते होंगे, या फिर ऐसा कुछ। शायद उन लोगों ने ही डेविल फ्रूट्स को फॉर्म किया होगा अपने डिज़ायर्स से। और जो मेरी थ्योरी इसके बारे में यह है कि शायद जो लोग जिनके पास वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट या फिर सबसे ज़्यादा बड़े डिज़ायर्स हों, एंड ऑब्वियसली नॉर्मल पीपल के पास वन पीस के वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट डिज़ायर्स नहीं है, इसीलिए शायद उनकी बॉडी 2 डेविल फ्रूट पावर्स के पावर को संभाल नहीं सकती, क्योंकि वो डिज़ायर से आते हैं। और एक बंदे के पास दुनिया में एक ही बहुत बड़ा डिज़ायर हो सकता है, और मल्टीपल डिज़ायर्स नहीं रख पाते हैं लोग। मल्टीपल डिज़ायर्स रख पाते हैं, लेकिन उतने बड़े ग्रेटेस्ट डिज़ायर्स नहीं रख पाते एक साथ। और शो शायद उनका बॉडी वो हैंडल ना कर पाए 2 डिज़ायर्स का होना, और इसीलिए शायद वो मर जाते हैं डेविल फ्रूट 2 खाने के बाद। और हाँ, मुझे पता है कि ये बहुत ज़्यादा क्रेजी साउंड कर रहा होगा आप लोगों को, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इचिरो ओडा जो वन पीस के क्रिएटर है वो इतना क्रेजी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि ओडा ने वन पीस में क्या क्या चीज़ें दिखाई हुई हैं ऑलरेडी। ऐसा पॉसिबल है कि अगर ओडा किसी ऐसे रूट पे जाएंगे तो शायद वो ऐसे भी किसी रूट पे जा सकते हैं कि जो इससे भी ज़्यादा क्रेजी हो, जो मैं आप लोग को अभी बता रहा हूँ। ऑब्वियसली ऐसा भी हो सकता है कि मैं जो बोल रहा हूँ ऐसा कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी मुझे लगता है थोड़ा सा, क्योंकि सीरीज़ में हमने देखा है कि जो लोगों के पास ग्रेटेस्ट डिज़ायर्स हैं दुनिया में, वन ऑफ द 4 योंकोस, बिग मॉम और काइडो के बारे में पास, उन लोग के पास भी द ग्रेटेस्ट डिज़ायर की वन पीस को ढूंढना है और पायरेट किंग बनना है। हाँ, मुझे पता है बिग मॉम का एक और ड्रीम भी है कि टोटो लैंड बनाना है उसे, और सारे रेसेस को एक जगह पे लाना है।
मुझे नहीं लगता कि वो उतना भी बड़ा ग्रेट डिज़ायर है तो द ग्रेटेस्ट डिज़ायर बोलने के लिए। मुझे लगता है कि जो ग्रेटेस्ट डिज़ायर रखते हैं दुनिया में वो वैसे लोग होंगे जो रॉक्स के जैसे होंगे, जिसका डिज़ायर हमें बताया गया था कि वो किंग ऑफ द वर्ल्ड बनना चाहता है, वर्ल्ड को रूल करना चाहता है। कम से कम अभी तक तो हमें रॉक्स के बारे में ऐसा ही बताया गया है। शायद ऐसा हो कि ब्लैकबियर्ड का भी ऐसा कोई ग्रेटेस्ट डिज़ायर हो जिसके बारे में अभी तक हमें पता ना हो, या फिर हमें अभी तक सीरीज़ में बताया ना गया हो और फ्यूचर में हमें पता चले ब्लैकबियर्ड के किसी और ग्रेटेस्ट डिज़ायर के बारे में। लेकिन अभी भी हमें ब्लैकबियर्ड के बहुत सारे ही डिज़ायर्स के बारे में बताया गया है, लेकिन मैं उससे भी बड़े डिज़ायर के बारे में बात कर रहा हूँ। और हाँ, मैं सच कहूँगा तो मुझे लगता है कि रॉजर और लूफ़ी भी शायद इसके लिए क्वालिफाई कर पाएँ, क्योंकि हमें बताया गया है कि रॉजर और लूफ़ी के पायरेट किंग बनने के बाद भी कोई और डिज़ायर था। हमें तक बताया नहीं गया है कि वो डिज़ायर क्या था, लेकिन मुझे लगता है कि वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिज़ायर्स इन द वर्ल्ड हो सकता है। पर मुझे लगता है कि उनके पास ऐसे ग्रेटेस्ट डिज़ायर्स होंगे, और मुझे लगता है कि शायद लोकी के पास भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमें लोकी के सारे डिज़ायर्स के बारे में बताया नहीं गया। लेकिन अभी तक हमें जितना पता है शायद हो सकता है, लेकिन हमें रुक के देखना पड़ेगा कि हमें फ्यूचर में लोकी के बारे में और क्या क्या बताया जाता है। और ऐसा हो सकता है कि मैं जितना इसे कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ उतना कॉम्प्लेक्स भी ना हो, और ओडा शायद बहुत ही ज़्यादा सिंपल रूट पे जाए, क्योंकि हमें पता है कि ब्लैकबियर्ड ट्राई कर रहा है बहुत सारे डेविल फ्रूट कलेक्ट करने का उसके पूरे के पूरे क्रू के लिए और उसके क्रू कैप्टन्स के लिए। हमें नहीं पता कि वो उसे बस पावरफुल बनाने के लिए कर रहा है या फिर किसी और रीज़न से कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि शायद ब्लैकबियर्ड ही दुनिया में बस एक ऐसा पर्सन हो जिसके पास डिज़ायर हो कि उसे 2 डेविल फ्रूट पावर्स चाहिए एक साथ। शायद इसी कारण से ब्लैकबियर्ड दुनिया में एक ही इंसान हो जो 2 डेविल फ्रूट पावर्स यूज़ कर सकता है। लेकिन अगर आप मुझे पूछने वाले हो कि कैसे ब्लैकबियर्ड 2 डेविल फ्रूट यूज़ कर सकते हैं और एक्चुअली में उसने व्हाइटबियर्ड का डेविल फ्रूट पावर्स उससे लिए कैसे, एक्चुअली में उसका भी एक बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि हमने देखा था कि ब्लैकबियर्ड की क्रू ने व्हाइटबियर्ड को पूरी तरह से ढक दिया था काले कपड़े में डेविल फ्रूट पावर्स लेने से पहले। तो शायद ऐसा हो सकता है कि ढकने के बाद ब्लैकबियर्ड बस एक नॉर्मल सा फ्रूट निकाल लिया हो अपने पास से, और जब व्हाइटबियर्ड मर गया हो उसका डेविल फ्रूट पावर ट्रांसफ़र हो गया उस फ्रूट में। क्योंकि हमें दिखाया गया था हैज़र्ड में कि जब एक डेविल फ्रूट पावर यूज़र मर जाता है तो जो उसका डेविल फ्रूट है वो ट्रांसफ़र हो जाता है एक नॉर्मल फ्रूट में, और वो फ्रूट ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक डेविल फ्रूट में। उसके बाद सर जस्ट ब्लैकबियर्ड ने वो डेविल फ्रूट खा लिया और उसके पास व्हाइटबियर्ड के पावर आ गया हो। मुझे नहीं पता कि क्या ये सच हो सकता है कि नहीं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल एक्सप्लेनेशन है। लेकिन अगर मैं इसे और थोड़ा कॉम्प्लेक्स करूँ तो हमें पता है कि ब्लैकबियर्ड ने व्हाइटबियर्ड का क्रू ज्वाइन किया था एक डेविल फ्रूट ढूंढने के लिए, जो डेविल फ्रूट उसके पास करेंटली है, द यामी यामी नोमी। और हमें ये भी पता है कि यामी यामी नोमी एक्चुअली में एक नॉर्मल डेविल फ्रूट तो बिल्कुल नहीं है, मतलब नॉर्मल लोगिया तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि ब्लैकबियर्ड को डैमेज होता है जब वो फाइट कर रहा होता है, लेकिन नॉर्मल लोगिया को नहीं होता है। ऐसा हो सकता है कि यामी यामी नोमी एक्चुअली में एक स्पेशल टाइप ऑफ लोगिया हो। तो मैंने आपको जस्ट बताया कि डेविल फ्रूट कैसे फॉर्म हुए थे लोगों के डिज़ायर से, जो कि शायद 800 ईयर्स पहले रहते होंगे। और मुझे नहीं लगता कि उस टाइम पे भी जो लोग रहते थे 800 ईयर पहले वो सारे के सारे अच्छे ही होंगे, मतलब दिल से बहुत ही अच्छे लोग होंगे। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो दिल से बुरे होंगे, या फिर बस उन्हें ज़्यादा पावर्स चाहिए होंगे। शायद उन लोगों की डिज़ायर्स होंगी कि उन्हें बहुत सारे डिफरेंट डेविल फ्रूट पावर्स चाहिए उनके लिए, खुद के लिए। जो उन लोगों में से थोड़े अच्छे होंगे उन लोगों ने ऐसा सोचा होगा और उनके डिज़ायर से फॉर्म हुए होंगे मिथिकल जोन टाइप डेविल फ्रूट्स, जो कि हमने फी और काइडो को यूज़ करते हुए देखे हैं। क्योंकि हमें पता है कि मिथिकल जोन टाइप डेविल फ्रूट यूज़र्स बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर्स एक साथ ही यूज़ कर सकते हैं एक ही डेविल फ्रूट से। लेकिन उनमें से जो लोग बहुत ही बुरे होंगे या फिर जिन लोग को पर्टिकुलरली दूसरे लोगों के ही डेविल फ्रूट पावर्स चाहिए होंगे, तो उन्हें डिज़ायर होगा कि उन्हें एक डेविल फ्रूट पावर चाहिए जिससे कि वो दूसरों के डेविल फ्रूट पावर्स को चुरा पाएँ। और शायद इन्हीं डिज़ायर्स से यामी यामी नोमी, जो कि अभी ब्लैकबियर्ड के पास है, वो फॉर्म हुआ होगा। और शायद इसीलिए ब्लैकबियर्ड यामी यामी नोमी को ढूंढ रहा था, ताकि उसे पता था कि यामी यामी नोमी के पास ही ऐसी पावर्स है जो उसे बाकी दूसरे डेविल फ्रूट यूज़र्स के डेविल फ्रूट पावर्स को स्टील करने में हेल्प कर सकती हैं। और शायद ब्लैकबियर्ड को पता होगा यामी यामी नोमी के एक स्पेशल टाइप ऑफ लोगिया होने के बारे में, क्योंकि हमने देखा है ब्लैकबियर्ड को यामी यामी नोमी की पावर्स को यूज़ करके दूसरे डेविल फ्रूट यूज़र्स की पावर को कैंसल आउट करते हुए, कैंसल आउट या फिर नलीफाई करते हुए, हमने उसके पावर्स में ये भी देखा है कि वो एक्चुअली में बहुत सारी चीज़ों को एक्चुअली में अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर सकता है, ब्लैक होल क्रिएट करके अपने डार्कनेस से।
तो ऐसा हो सकता है कि उसी तरह से बाकी दूसरे डेविल फ्रूट यूजर्स के पावर को भी अब्जॉर्ब कर पाए, शायद उसके बाद वो उन पावर्स को अपने लिए यूज कर पाए, और शायद ये रीजन हो यामी यामी नोमी के एक स्पेशल लोगिया होने के कारण का। तो ऐसा हो सकता है कि हमने जो ब्लैकबियर्ड को 2 डेविल फ्रूट पावर्स यूज करते हुए देखे हैं वो शायद ब्लैकबियर्ड के खुद की वजह से ना हो, या मतलब कि ब्लैकबियर्ड की खुद की बॉडी के वजह से वो सब चीज़ें ना हो, उसका कोई स्पेशल पावर्स ना हो, और मे बी शायद वो यामी यामी नोमी की ही पावर्स हो कि वो डेविल फ्रूट पावर्स यूज कर पा रहा है। इसका मतलब है कि ब्लैकबियर्ड एक्चुअली में कुछ स्पेशल ना हो, लेकिन यामी यामी नोमी बहुत ही स्पेशल हो सकता है कि ब्लैकबियर्ड जब दूसरों की पावर्स अब्जॉर्व कर लेता हो, जैसे उसी सेम टेक्निक से जिससे वो बाकी चीज़ें अब्जॉर्व करता है, शायद उन्हें अब्जॉर्व करने के बाद ब्लैकबियर्ड या तो उन पावर्स को अपने खुद के लिए यूज़ कर पाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो उन पावर्स को किसी और को ट्रांसफ़र कर पाए। ऑब्वियसली ब्लैकबियर्ड से उन्हें ही पावर्स देगा जो उसके क्रू में है और वो चाहता है कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने। ऑब्वियसली अगर ये यामी यामी नोमी की पावर्स हैं तो ऐसा हो सकता है कि यामी यामी नोमी एक्चुअली में दुनिया का सबसे ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल फ्रूट हो, इसीलिए ब्लैकबियर्ड एक्टिवली यामी यामी नोमी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था जो वो व्हाइट बियर्ड के क्रू में था। और हाँ, मैं समझता हूँ कि ये भी आप लोग को बहुत ही ज़्यादा क्रेजी और absurd साउंड कर रहा होगा, लेकिन जैसा कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि मुझे लगता है कि वन पीस के लिए ऐसी क्रेजी थ्योरीज वर्क करती हैं एक्चुअली में। हाँ, लेकिन एक और चीज़ भी था जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी इंटरनेट पे आप लोगों ने देखा ही होगा कि लोग बोल रहे हैं कि रॉक्सडी ज़बेक का आधा फेस ब्लैकबियर्ड जैसा है और बाकी का आधा फेस बगी जैसा है। लोग ये बोल रहे हैं कि शायद बगी भी रॉक्सडी ज़बेक का सन हो सकता है। मुझे नहीं पता कि क्या ये सच होने वाला है कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ओडा को बताना होता है कि बगी भी ज़बेक का सन है, मुझे लगता है ओडा इसी चैप्टर में बता देते। अभी भी एक पॉसिबिलिटी है कि बगी शायद में ज़बेक का एक और क्लोन हो। जैसा कि मैंने बोला अभी ये क्लोन्स आ चुके हैं तो हम पॉसिबिलिटीज़ को तो इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि बगी एक्चुअली में एक फेल्ड क्लोन हो रॉक्सडी ज़बेक का। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ओडा बगी के साथ ऐसा कुछ करना चाहता है। मेरे को लगता है कि ओडा और बगी के साथ कुछ डिफरेंट करना चाहेंगे। ऐसा हो सकता है कि ओडा शायद दिखा दे कि बगी एक्चुअली में सन है कैप्टन जॉन का, जिसका ट्रेजर बगी ढूंढने की कोशिश कर रहा था, और वो भी एक रॉक्स पायरेट मेंबर था। जैसा कि बगी है, ऐसा भी हो सकता है कि वो उसे एक एक्चुअली में सेलेस्टियल ड्रैगन का ही सन बताते, जैसा कि उन्होंने शैंक्स के साथ किया। ऑब्वियसली बगी की थोड़ी हरकतें सेलेस्टियल ड्रैगन वाली तो हैं ही, लेकिन अगर मैं सच को, मैं नहीं चाहता कि ओडा एक्चुअली में बगी को एक ऐसा कैरेक्टर बनाए कि वो बस अपने पेरेंट्स की वजह से स्पेशल है। मुझे बगी की यूनिकनेस पसंद है, और मुझे पसंद है कि वो कैसे बहुत ही ज़्यादा वीक होने के बाद भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट्स में गिना जाता है। मतलब उसे वन ऑफ द 4 एम्परर्स तो कहते ही हैं। मुझे पसंद है बगी के स्टोरी लाइन, जैसे वो फेल हो के ही बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बन गया। मुझे लगता है ये बगी के लिए बहुत ही यूनिक कैरेक्टर है। मैं नहीं चाहता कि ओडा इसे चेंज कर दें बस उसके पेरेंट के लिनियज की वजह से। चाहता हूँ कि ओडा बगी के साथ कुछ ऐसा करे जो उन्होंने साबो के साथ किया था। और ऑब्वियसली मैं ये चाहता हूँ क्योंकि बगी मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर्स है वन पीस में, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ओडा बस कुछ और चेंज करने की वजह से बगी का यूनिकनेस उससे छीन ना ले। बट ये सब बस मेरी थ्योरीज है। मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप लोग को इन थ्योरीज के बारे में क्या लगता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड कीप थ्योराइजिंग।